हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सम्राट शुक्ला और हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के एक सेक्शन की 14A डिसअलाउंसेस ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड अगर कोई खर्चा है तो इनकम टैक्स उसको इस सेक्शन में डिसअलाउ कर देगा। अब इस सेक्शन को गवर्नमेंट को 2001 में लाना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक जजमेंट आ गया था कि अगर आपका बिजनेस इनसेपरेबल हो और उसमें से आपको दो टाइप के इनकम मिल रहा हो, अगर टैक्सेबल इनकम भी मिल रहा है और एग्जेम्प्ट इनकम भी मिल रहा है, तो उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी खर्चा है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, पूरे खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये बात गवर्नमेंट को खटक गई, भाई इनको एग्जेम्पशन भी दो, फिर एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड खर्चा भी दो, डिडक्शन दे दो। तो जो टैक्सेबल इनकम है वो तो ज़ीरो भी हो सकता है। कैसे? अगर 100 रुपया आपका टैक्सेबल इनकम है, 50 रुपया उससे रिलेटेड खर्चा है, तो नेट टैक्सेबल इनकम 50 आना चाहिए। लेकिन एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड खर्चा भी 50 है, तो वो भी आप डिडक्शन ले लोगे तो जीरो हो गया ना। 10 रुपया भी हो अगर एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड खर्चा, तो गवर्नमेंट क्यों दे? भाई उस पर आप टैक्स नहीं भर रहे हो। तो इसीलिए ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया और इसमें स्पेसिफिकली लिख दिया गया, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द assessee इन रिलेशन टू इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। अब इस सेंटेंस में 3 चीजें गौर करने लायक है। पहले तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड, इसका मतलब एक्सपेंडिचर इनकर होना चाहिए डिसअलाउ करने के लिए। अगर एओ चाहे असेसिंग ऑफिसर तो इमेजिनरी एक्सपेंसेस डिसअलाउ नहीं कर सकता है। मान लो अगर आपने कोई जेन्युइन खर्चा भी किया हो और उसका डिडक्शन लिया हो टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट, तो वो बोलेगा कि भाई ये तो मुझे लग रहा है कि एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड खर्चा किया होगा। ऐसे कैसे हो सकता है, आपने इतना एग्जेम्प्ट इनकम कमाया और उसके लिए खर्चा इतना कम, तो इतना इतना खर्चा होना चाहिए। तो वो इमेजिन करके डिडक्शन माइनस कर देगा, मतलब डिसअलाउ कर देगा। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई खर्चा प्रॉपरली हुआ है एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड तो उसको डिसअलाउ कर सकते हैं। फिर एक्सपेंडिचर इनकर्ड तो हो गया, अब वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होना चाहिए इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट इनकम। अब यहां पे इनकम टैक्स सीधा सीधा लिख सकता था एक्सपेंसेस फॉर अर्निंग एग्जेम्प्ट इनकम। इन रिलेशन टू वर्ड क्यों डाला? ये वर्ड चेंज करके इनकम टैक्स को क्या हासिल हुआ? इनकम टैक्स ये कहना चाहता है कि भाई हमें इसका कवरेज बढ़ाना है। फॉर अगर लिख देंगे तो डायरेक्टली रिलेटेड जो रहेगा वही डिसअलाउ होगा, लेकिन यहाँ पे वो इनडायरेक्ट खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, मैनेजरियल खर्चे, इवन फिक्स्ड एक्सपेंसेस, किसी भी टाइप का खर्चा हो तो वो उसको डिसअलाउ कर देगा अगर उसका जरा सा भी लेना देना हुआ एग्जेम्प्ट इनकम से। तीसरी चीज गौर करने वाली है कि जो एग्जेम्प्ट इनकम लिखा है उसके बाजू में अर्न्ड वर्ड यूज नहीं किया है। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे जजमेंट्स आए हुए हैं और डिसीजन ये निकला कि इनकम टैक्स एक्ट का इंटेंशन है ये बोलना कि अगर आपका किसी प्रीवियस ईयर में एग्जेम्प्ट इनकम अर्न नहीं भी हुआ है लेकिन उससे रिलेटेड आपने खर्चा कर दिया है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा टैक्सेबल इनकम से। मतलब ऐसा नहीं कि आपका एग्जेम्प्ट इनकम नहीं मिला है तो आप उससे रिलेटेड खर्चा टैक्सेबल इनकम में डाल दो, नहीं भैया ऐसा नहीं चलेगा। तो उसको भी ये वो डिसअलाउ कर सकता है। तो 3 फोकस वाले वर्ड्स हैं इधर। पहले तो 2 वर्ड्स हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड, फिर इन रिलेशन टू, ये ब्रॉड सेंस में यूज करना है। फिर किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर एग्जेम्प्ट इनकम नहीं मिला है तो भी उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को हमें टैक्सेबल इनकम में नहीं डालना है, अगर डालेंगे तो डिसअलाउ हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने 2011 में ये जजमेंट दिया था यतीश ट्रेडिंग कंपनी के केस में कि अगर कोई इंटरेस्ट इनकर हुआ है शेयर ट्रेडिंग एक्टिविटी में तो उसको डिसअलाउ नहीं करेंगे। अगर डिविडेंड इनकम हमारा हो रहा है और जो कि डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट है तो डिविडेंड इनकम अर्न हुआ भी तो भी वो एक इंसिडेंटल इनकम था, क्योंकि जो ट्रेडर है उसका मोटिव डिविडेंड अर्न करना नहीं होता है, वो मार्जिन लेके शेयर ट्रेडिंग करता है और उसके मुकाबले जो डिविडेंड इनकम है वो काफ़ी कम होता है। अब इंसिडेंट हो गया कि कोई शेयर उसने डिलीवरी में ले लिया और उसी दिन अगर डिविडेंड का डेट था तो उसको डिविडेंड मिल सकता है, लेकिन उसका वो मोटिव नहीं था।
अगर वो ट्रेडर है और ट्रेडिंग के लिए उसने लोन लेके या मार्जिन लेके जो ट्रेडिंग करते हैं उस पर इंटरेस्ट लगता ही है, तो उसको लोन ही बोलते हैं। वो इंटरेस्ट अगर इनकर हुआ है तो उसको डिसअलाउ नहीं करेंगे, भले डिविडेंड इनकम उसको आया, एग्जेम्प्ट इनकम आया, लेकिन उसने स्पेसिफिकली डिविडेंड इनकम के लिए उसने मार्जिन ट्रेडिंग नहीं किया था, मतलब लोन नहीं लिया था। सेकेंड है 14A एप्लीकेबल नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, क्योंकि उनके लिए सेपरेट प्रोविजन है सेक्शन 44 में। थर्ड केस है फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड आता है ना वो एग्जेम्प्ट नहीं है, तो जहां एग्जेम्पशन नहीं है वहां डिसअलाउंसेस कैसा। ये जजमेंट था स्टाइट्स एक्रोलैब लिमिटेड के केस में। अब एक बार क्या हुआ था, ईओ ने बुक प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए भी डिसअलाउंसेस कर दिया। भाई ये इनकम टैक्स का सेक्शन है, इनकम टैक्स का प्रॉफिट निकालने के लिए इसको अलाउ करते हैं, और 115 जेबी में रिक्वायरमेंट दिया गया है कि बुक प्रॉफिट्स को भी कंप्यूट किया जाता है, तो उसमें काहे का डिसअलाउंसेस भाई। और ये कॉमन सेंस वाली चीज में इन लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए अपोलो टायर्स के केस में। देखिए, नो डिसअलाउंसेस ऑफ एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू एओ व्हाइल कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 115 जेबी। फिफ्थ केस, अब एक क्रिबोको करके कंपनी थी, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 में जजमेंट दिया कि एटीपी में अगर डिडक्शन हम लोग ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट 14A में डिसअलाउंसेस नहीं होगा। भले उसको एग्जेम्प्ट बोलते हैं, लेकिन उसका जो डिडक्शन है वो चैप्टर 6A में मिलता है, और चैप्टर 6A का जो डिडक्शन है उसका अलग ही क्राइटेरिया है। आपको पहले टोटल इनकम में इंक्लूड करना है और फिर चैप्टर 6A में अलग से डिडक्शन मिलेगा। तो वो जो डिडक्शन है वो ओवरऑल मिलता है पूरे इनकम पे, ये कोई एक्सपेंसेस टाइप की चीज नहीं है। तो उस केस में जैसे कि इनकम हमारा टोटल इनकम में इंक्लूड हो जाता है और बाद में हम लोग डिडक्शन क्लेम करते हैं, तो ये हमारे डेफिनेशन में ही फिट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर बोला है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, और यहाँ तो ये टोटल इनकम में इंक्लूड हो जाता है। तो उसके रिगार्डिंग डिसअलाउंसेस कैसा रीड करते हैं। नो डिसअलाउंसेस अंडर सेक्शन 14A कैन बी मेड इन रिलेशन टू डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80P सिंस all deduction under section chapter 6A are first included in total income, then deductions are claimed. ATP सोसाइटी से रिलेटेड डिडक्शंस का सेक्शन है, इसको डिडक्शंस के टॉपिक में सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा। अब इस सेक्शन से रिलेटेड एक स्पेसिफिक रूल है, रूल 8D। उसमें दिया हुआ है कि अगर एओ सेटिस्फाई नहीं होता है, किससे, दो चीजों से, एसएससी के क्लेम किए हुए खर्चे से, या तो एसएससी ने ये दिखाया है कि हमारा कोई खर्चा हुआ ही नहीं एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड। तो अगर ये दो केस होते हैं और असेसिंग ऑफिसर उससे सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो रूल 8D सब रूल 2 में कैलकुलेट करेगा डिसअलाउंसेस का अमाउंट। उसमें दिया हुआ है कि 3 चीजों को एग्रीगेट करके वो डिसअलाउ कर सकता है। पहले क्या, डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस, अगर एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो सीधा सीधा डिसअलाउ हो जाएगा। भाई ये तो डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये तो सीधा सीधा गायब हो जाएगा डिडक्शन से हमारे। फिर सेकंड, 1% ऑफ एनुअल एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कौन से इन्वेस्टमेंट, जिस इन्वेस्टमेंट से एग्जेम्प्ट इनकम आ रहा है। अब इसमें एनुअल एवरेज कैसे निकालेंगे, पहले मंथली एवरेज निकालना पड़ेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग ऑफ मंथ, क्लोजिंग ऑफ मंथ, तो वो एवरेज आ जाएगा। अब हर मंथ का एवरेज आ गया, उसको डिवाइड बाई नंबर ऑफ मंथ्स जितना होल्डिंग पीरियड है उसको कर देंगे तो एनुअल एवरेज आ जाएगा। इसके लिए सेपरेट सम है, हम लोग देखेंगे आगे। तो इसका जो वैल्यू आएगा उसका 1% सीधा सीधा डिसअलाउ हो जाएगा। फिर थर्ड केस में अगर जैसे हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में देखा, अगर इनसेपरेबल बिजनेस हो तो ऐसे बिजनेस, ऐसे इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगा तो ऐसे इन्वेस्टमेंट वैल्यूज जैसे हम लोगों ने एवरेज निकाला अभी क्लॉज बी में, वैसे ही हम लोग असेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज ले लेंगे बैलेंस शीट का, उसको एवरेज इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करेंगे टोटल बैलेंस से, टोटल असेट से, एवरेज वैल्यू ऑफ असेट से, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड खर्चा हुआ रहेगा। अब वो मोस्टली इंटरेस्ट ही होता है, मतलब आप लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो
इंटरेस्ट को प्रोपोर्शनेटली हम लोग डिसअलाउ कर देंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो भी है आपका। मिस्टर ए हैज टेकन लोन ऑफ 10 lakhs ऑन 17 Feb 2019, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। मिस्टर ए यूज दिस मनी टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स। अब डिविडेंड तो एग्जेम्प्ट होता ही है म्यूचुअल फंड से, और अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं म्यूचुअल फंड्स को तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है, तो इसका इंटेंशन एग्जेम्प्ट इनकम अर्न करना ही है। मंथली क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 2 months का, फेब और मार्च 1920 के लिए, बस 2 ही महीने के लिए इन्वेस्टमेंट इसने होल्ड किया था। तो फर्स्ट केस में इसका इंटरेस्ट रेट 10% था, 10 लाख से मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा इंटरेस्ट आ जाएगा 1 लाख, ये डायरेक्टली रिलेटेड है। सेकेंड केस में मंथली एवरेज ऑफ क्लोजिंग बैलेंस निकालना है हमें। फेब का स्टार्टिंग में तो 0 होगा, प्लस 10 लाख डिवाइड बाई 2 5 लाख आ गया। मार्च में जो 10 लाख फेब का क्लोजिंग था वो मार्च में आ गया, प्लस 12 लाख मार्च का जो वैल्यू है डिवाइड बाई 2 11 लाख। अब ये जो 2 आया उसको हम लोग ऐड करके डिवाइड बाई 2 मंथ्स करेंगे तो एनुअल एवरेज आ जाएगा 8 लैक्स। 8 लैक्स का 1% अपना डिसअलाउंसेस होगा, ये भी योग कर सकता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट इनकम 1,08,000 आ गया। इसमें कंपोजिट इंटरेस्ट नहीं था तो वो हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, वो जनरली आता भी नहीं है सब में। अब एक चीज और ध्यान देना होगा कि जो डिसअलाउंसेस है वो क्लेम किए हुए एक्सपेंसेस से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये जो डिसअलाउ करेगा एक्सपेंस वो एसएससी के क्लेम किए हुए एक्सपेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एसएससी ने क्लेम किया हुआ है 100 रुपया और एओ ने डिसअलाउ कर दिया 200, तो भाई ये कैसे चलेगा। फिर अगर एसएससी ने कोई एक्सपेंस ही क्लेम नहीं किया है 0, तो क्लेम्ड एक्सपेंडिचर 0 और एओ ने डिसअलाउ कर दिया 200 रुपये, ये भी नहीं चलेगा भाई। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब कुछ एग्जेम्प्ट इनकम मैंने दिए हुए जहां जहां ऐसे केसेस आ सकते हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम है तो उस केस में भी एओ डिसअलाउंसेस देख सकते हैं। इनकम रिसीव्ड बाय को पार्टनर ऑफ एचयूएफ, तो उसको अगर इनकम आया तो वो एग्जेम्प्ट है एचयूएफ से, लेकिन वो भी कुछ खर्चे कर सकता है। फर्म और एलएलपी से जो प्रॉफिट्स आते हैं, प्रॉफिट्स के जो शेयर आते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं, लेकिन हो सकता है कि पार्टनर ने कुछ खर्चे किए हो तो उसके रिलेटेड भी अलाउंस डिसअलाउंसेस आ सकते हैं। अब सेक्शन 4 और 4B में इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहता है अगर वो नोटिफाइड सिक्योरिटी से आता है, एनआरई अकाउंट से आता है, एनआरई फॉरेन करेंसी अकाउंट रहता है, और सेविंग सर्टिफिकेट अगर जून 2002 से पहले इशू किया हुआ है तो उससे रिलेटेड भी अगर कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए हमने तो वो भी डिसअलाउ के लिए आ सकता है इस सेक्शन में। 10-15 में अगेन इंटरेस्ट इनकम ऑन बॉन्ड्स, डिवेंचर, सिक्योरिटीज है, बहुत सारे टाइप के इंटरेस्ट दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड भी कुछ खर्चे कर सकते हैं हम लोग, लोन ले सकते हैं या कुछ और टाइप के खर्चे। 10-16 स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट्स टू मीट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अब स्कॉलरशिप लेने के लिए हो सकता है कुछ खर्चा कर दे हो। अब चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को जो इनकम आता है वो एग्जेम्प्ट होता है, जैसे टेम्पल हो गया, गुरुद्वारा हो गया, एनजीओस हो गए जो चैरिटी करते हैं, तो उनको भी अगर कोई इनकम आया डोनेशंस वगैरह या किसी और टाइप का तो वो भी एग्जेम्प्ट है 1023 बीबीए में, और इन लोगों ने कुछ खर्चा किया है तो उसका भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा। 1032 में माइनर चाइल्ड का अगर इनकम क्लब हो रहा है पेरेंट के टोटल इनकम में तो उसको अप टू 1500 पर चाइल्ड का एग्जेम्पशन है। इन हो सकता है कुछ माइनर खर्चे भी हो तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। 1023C में नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन को अगर इनकम मिलता है तो एग्जेम्प्ट होता है अप टू 1 CR। तो अगर वो कुछ खर्चा करता है इनसे रिलेटेड तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। 1034 में डिविडेंड इनकम, अब तक तो ये एग्जेम्प्ट है, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से ये एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा, एसएससी के हाथ में टैक्स लगेगा इस पे। फिर 1034A में बाईबैक का जो इनकम मिलता है शेयर होल्डर्स को, अगर कोई कंपनी बाईबैक करती है उसके शेयर को तो वो भी एग्जेम्प्ट रहता है क्योंकि कंपनी उस पर टैक्स पे करती है, तो उससे रिलेटेड भी अगर कोई खर्चा है तो भी डिसअलाउ हो जाएगा। ये सब मोस्टली केसेस में तो इंटरेस्ट ही रहते हैं एक्सपेंसेस, अगर हमने लोन लेके और इन्वेस्ट किया है कहीं पे तो।
1035 में इनकम रिसीव्ड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये भी डिविडेंड ही है। इतना काफ़ी है फाइनल सी और आईपीसी दोनों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।